हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीयूटी पीजी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशंस। क्यों है ज़रूरी इसको पढ़ना? बिकॉज अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ने वाले हैं रियलिज्म, लिबरलिज्म, कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, तो उन सभी को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस होते क्या है, होता क्या है। अगर देखें क्वेश्चंस का, तो सीयूटी पीजी में पिछले 4 सालों से आपके 15 से 16 क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन रहे हैं, आपके आईआर से, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस में आपका आ जाएगा रियलिज्म, देन उसके बाद लिबरलिज्म, कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, एंड आपका जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आइयो। चौथा जो है आपका इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक वीडियो हम लोगों ने बनाया है, बहुत स्पेसिफिक वीडियोस हैं। उसमें आपकी जो भी इंडिया की न्यूक्लियर ट्रीटी हुई है वो, उसकी फॉरेन पॉलिसी क्या है अभी फिलहाल में, और उसका बैकग्राउंड क्या है फॉरेन पॉलिसी का, हमारे क्या इश्यूज रहे हैं, क्या मुद्दे रहे हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक वीडियो हम लोगों ने बना दिया है। इसका लिंक मैं वीडियो में दे दूंगी, इसी वीडियो में आप लोग उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के वीडियो को। उससे कुछ चीज़ें आप लोग की क्लियर हो जाएंगी। नोट्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशन का, इसका भी मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए, ज़रूरी है। अगर कुछ भी ऐसा टॉपिक है जिसका नोट्स आपको नहीं मिल रहा है कि मैम इसका नोट्स नहीं मिल रहा, उसका नोट्स नहीं मिल रहा, कमेंट इन दी कमेंट कीजिए आप टेलीग्राम चैनल पे, या कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, थोड़ा सा बिकॉज हम लोग का एक कोर्स भी चलता है आपका सीईटी पीजी के लिए अलग से द हिस्टोरिका के चैनल पे, तो इस वजह से भी थोड़ा सा चीज़ें जो होती हैं वो डिले हो जाती हैं आप लोगों के लिए, तो आई एम लिटरली सॉरी उसके लिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशन। व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर देखें तो क्या करता क्या है इंटरनेशनल रिलेशन। तो अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो राज्यों के अंतर संबंधों से, राज्य के बीच जो इंटर रिलेशनशिप होता है, बहुत सारे यहाँ पे अगर जिन स्टेट्स की बात हो रही है वो कंट्रीज को डिनोट करता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में जब भी हम स्टेट्स का नाम लेंगे तो उसका अर्थ होता है कंट्रीज। ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं उन सभी को, जो आज दुनिया में कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो या दूसरों से बहुत डिफरेंट अलग है। हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है, चाहे वो अपने पड़ोसी से हो, चाहे कोई बहुत दूर से हो। जैसे इंडिया आपका एशिया में है, बट वो कनेक्टेड किससे है? आपका अमेरिका से, हर किसी से कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है। प्रत्येक राज्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पे क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल इज ऑल अबाउट डिपेंडेंसी एंड इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्यों के बीच परस्पर निर्भरता, ये पूछा जा सकता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पैदा हुई। परस्पर निर्भरता क्या हो कि एक देश दूसरे देश पे क्या होगा? निर्भर है किसी ना किसी चीजों के लिए। राज्यों की इस परस्पर निर्भरता को देखते हुए संघर्षों, युद्धों आदि से बचते हुए हम सहयोग के माध्यम से विश्व में शांति और समृद्धि को कैसे स्थापित किया जाना चाहिए, उसकी हम बात करते हैं। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो आपका एक अलग विषय बन के हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। ठीक है, एक अलग शैक्षणिक अनुशासन के रूप में, बिकॉज अब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध को, आप जानते हैं, बहुत अलग अलग से इंटरनेशनल रिलेशन के कोर्सेज भी शुरू हो गए। सबसे फेमस अगर कोर्स है तो वो जेएनयू में आपका चलता है। ठीक है, आईआर का और भी बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज वहां पे चलते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप वर्ल्ड पर्सपेक्टिव पे बहुत ज्यादा है, बट आईआर के कोर्स को ज्वाइन करने की बहुत ज्यादा मांग। एस जयशंकर जो है हमारे अभी रिसेंट के फॉरेन मिनिस्टर, वो भी आपके क्या है, वो भी उन्होंने भी आपका जेएनयू से ही उन्होंने अपना मास्टर्स किया है, तो देख लीजिए, उसके लिए पढ़िए बहुत अच्छे से। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो शुरुआत होती है वो 20वीं शताब्दी में होती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो आपका हुआ था, उसमें 1917 में सोवियत संघ के शांति पर डिक्री, और 1918 में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के 14 सूत्रीय सिद्धांत, 14 पॉइंट प्रिंसिपल जो है, इसको ध्यान रखिए, पूछा जाता है आप लोगों से। एक्चुअली मैं इंग्लिश में ज्यादा इसलिए नोट डाउन कर रही हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन में
हिंदी वाले बच्चों को ये देखना होता है कि कई बार आपको इग्नोर किया जाता है विद एनटीए के थ्रू। ठीक है, तो बेटर रहेगा कि आप जब, क्योंकि आपका पूरा पेपर ही ऑब्जेक्टिव है, तो बेटर रहेगा कि आप दोनों में फ्लुएंसी अपना बना के रखिए। ठीक है, इस विषय में औपचारिक रूप से स्थापना पहला विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पे आपका हुआ था? आपके यूनिवर्सिटी ऑफ द वेल्स में हुआ था। डिसिप्लिन वाज द वुडरो विल्सन चेयर ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एट द वुड यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ वेल्स। 1919 में फर्स्ट टाइम पे इसको एक अलग से एक जो इसकी स्टडी करने की बात की गई थी वो यहीं से की गई थी। ठीक है, मीनिंग एंड डेफिनेशंस की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक अलग पाठ्यक्रम के रूप में अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में चर्चा करता है। राज्यों के बीच विश्व मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के संबंधों में चर्चा की जाती है, जैसे कि गरीबी हो गया, जो भुखमरी चल रही है, आखिर हर जगह जो इतना रिफ्यूजीज का जो संकट चल रहा है, माइग्रेशन जो चल रहा है, एंड देन अनदर थिंग कि बहुत सारे क्रिमिनल्स जो ऐसे घूमते रहते हैं उन पे कैसे कंट्रोल किया जाए, टेररिज्म जो एक बहुत बड़ा मुद्दा आपका है, क्लाइमेट चेंज, इन सभी मुद्दों पे चर्चा करने के लिए कोई तो एक मंच होना चाहिए। इसके मुख्य विषय राज्य, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका बहुत ज्यादा रहती है। यह एक एकाडमिक और सरकारी नीति क्षेत्र दोनों है, और यह या तो अनुभवजन्य या मानक हो सकता है, क्योंकि ज्ञान की इस शाखा का उपयोग विदेश नीति के विश्लेषण से निर्माण दोनों के लिए किया जाता है। कि हम अपनी, अगर मान लीजिए किसी देश की विदेश नीति बहुत अच्छी नहीं चल रही है, तो फिर उसको बेटर बनाने के लिए वी शुड स्टडी अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन, हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, होता क्या था भारत में पहले, उतना अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे आईआर को लेके उतना ज्यादा कोई कार्य होता नहीं था, बट उसको धीरे धीरे अपलिफ्ट किया। विशेषज्ञों ने इसे अपने अपने नजरिए से परिभाषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की परिभाषा को लेकर भी एक समस्या है। यह कई बार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को विश्व राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पर्याय मान दिया जाता है कि जो राजनीति, बल्कि बहुत ही डिफरेंट है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अलग है एंड जो इंटरनेशनल रिलेशन है, दैट इज द टू डिफरेंट पॉइंट्स। इसमें डेफिनेशन में देखते हैं हम पाल्मर एंड पर्किंस का, जो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है उसकी, अगर विषय वस्तु की बात करें, परिभाषा की बात करें, एक जो प्रासंगिकता है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध उन शक्तियों, दबाव और प्रक्रियाओं पर चर्चा करते हैं जो विश्व समुदाय के सभी मानव समूहों, संबंधों में मानव जीवन गतिविधियों, विचार की प्रकृति से नियंत्रित करते हैं। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की चर्चा में राजनीतिक और गैर राजनीतिक दोनों टाइप के जो मुद्दे होते हैं वो दोनों शामिल होते हैं, जो कहीं ना कहीं से हर एक पर्सपेक्टिव के जो एक वर्ल्ड कम्युनिटी है उसको कहीं ना कहीं से क्या करती हैं, डिनोट करती हैं या इफेक्ट करती हैं उसको। क्विंसी राइट्स के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अनिश्चित संप्रभुता वाली कई संस्थाओं के बीच संबंध जो होते हैं वो शामिल होते हैं। लाइक बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि बात नहीं करना चाहती, जो कुछ ना कुछ उनके बीच गड़बड़ रहता है। तो जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करेंगे तो वो एक ऐसा मंच होगा जहां पे वो आएंगे, बैठेंगे और बातचीत कर सकते हैं। वहीं पे क्विंसी राइट्स क्या कहते हैं बच्चे, कि विभिन्न प्रकार के समूह, राष्ट्र, राज्य, सरकार, लोक, क्षेत्र, गठबंधन, यदि उपचार यथार्थवाद होना है तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में संघों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, यहाँ तक कि औद्योगिक संगठनों, सांस्कृतिक संगठनों, धार्मिक संगठनों से भी हमें निपटा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप धार्मिक संगठन की बात करें तो एक मुस्लिम धर्म जो है, ठीक है, मुस्लिम धर्म जो जिसकी हम बात करें, इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसको बहुत ही टेररिज्म के माध्यम से बहुत नेगेटिव इफेक्ट जो है, या उसका जो एक पर्सपेक्टिव है वो सबके बीच में बैठा जा रहा है। इसी तरीके से वो उनका कहना है कि चाहे वो कल्चरल एस्पेक्ट हो, कि कोई अपने कल्चर को बहुत आगे बढ़ाने के लिए दूसरे कल्चर को नीचे गिरा रहा है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसमें कि हमें निपटना भी पड़ेगा, सिर्फ सहयोग की नहीं, पर हम सभी देशों को साथ आने की क्यों आवश्यकता है, ताकि हम कुछ ऐसे जो देश है जो अपने आप को बहुत सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या गलत चीजें कर रहे हैं, उनको भी हम लोग संभाल सके। जैक्सन और सोरेसन ने कहा कि एक चरण पर विद्वानों का ध्यान विशेष रूप से राज्यों और अंतर राज्य संबंधों पर है, लेकिन दूसरे चरण पर आईआर में लगभग सब कुछ शामिल है जिसका दुनिया भर में मानवीय संबंधों से लेना देना है। इसलिए आईआर यह समझना चाहता है कि लोग कैसे सुरक्षा,
स्वतंत्रता, न्याय, व्यवस्था, कल्याण आदि के बुनियादी मूल्यों के साथ प्रदान किया गया या नहीं प्रदान किया गया। हमें ये भी देखना है कि सिक्योरिटी हर तक जगह तक पहुंच रही है कि नहीं। जिस हम न्याय, स्वतंत्रता, व्यवस्था की बात कर रहे हैं, वो चीजें लोगों तक पहुंच रही हैं कि नहीं, वो मूल्य जो है वो विश्व में घूम रहे हैं कि नहीं। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध मूल रूप से दुनिया की सरकारों के बीच संबंधों की चिंता करते हैं, लेकिन उनका यह भी तर्क है कि आईआर सिर्फ सरकारों के बीच का रिश्ता नहीं, आईआर को गैर राजनीतिक अभिनेताओं की गतिविधि के रूप में भी समझना चाहिए। ठीक है, सिर्फ राज्यों के एक नजरिए से ही हम आईआर को नहीं समझ सकते। अब नेचर की अगर बात करें, बहुत इंटरेस्टिंग है। नेचर की अगर बात करें तो किसी विषय की प्रकृति उस विषय की विशेषताओं को दर्शाती है। इस अर्थ में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति इस प्रकार है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बदलती प्रकृति रहती है, चेंजिंग नेचर रहता है हमेशा। क्यों? बिकॉज टाइम टू टाइम पे कुछ घटनाएं होती रहती है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। जैसे पहले हमारे अमेरिका के साथ उतने अच्छे रिलेशंस नहीं थे, बट फिर अभी चेंज हुए। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति गतिशील है, इट इज डायनामिक, चेंज होती रहती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विश्व राजनीति में क्या हो रहा है इसका गहन विश्लेषण है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में विश्व राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखा गया। विश्व राजनीति दो ध्रुवों में विभाजित थी, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में नाटो, यूएसएसआर के नेतृत्व में वार्सा संधि, वार्सा पैक्ट। ध्यान रखिएगा ये दो चीजें, तभी आप आगे चल के कोल्ड वॉर को भी समझ पाएंगे, जरूरी है। ठीक है। 1990 के दशक में सोवियत संघ के पतन के कारण विश्व राजनीति में एक प्रकार की एकल ध्रुविता जो होती है वो स्टार्ट होगी। यूनिपोलर वर्ल्ड जो है वो हमारा जो है वो स्टार्ट हो गया। सिंगल पोलैरिटी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और यू कैन से यूनिपोलर। हालांकि चीन, भारत, सिंगापुर, वियतनाम जैसे आर्थिक रूप से बढ़ते एशियाई देश और ब्राजील जैसे विभिन्न दक्षिण अमेरिकी देश सभी विश्व राजनीति को महत्वपूर्ण रूप से कहीं ना कहीं से प्रभावित कर रहे हैं। तो यह स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति फिर से बहुध्रुवीय यानी मल्टीपोलर की तरफ बढ़ रही है। पहले क्या था? पहले दो ध्रुवीय थी, फिर आपका यूनिपोलर हुई, फिर उसके बाद आपका ये मल्टीपोलर की तरफ अभी चल रही है। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में गैर राज्य अभिनेता जैसे एनजीओ, अब एमएनएसटी इंटरनेशनल का नाम आपने सुना होगा, एमएनसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आदि के बढ़ते महत्व पर भी चर्चा की जाती है। एक अकादमिक अनुशासन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध समकालीन दुनिया के बदलते पैटर्न पर भी चर्चा करता है कि किस तरीके से चीजें चेंज हो रही है, कहाँ पे क्या चीजें होंगी, वो चीज। ठीक है। एक अंतः विषय के रूप में एज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के रूप में अगर देखें तो सभी सामाजिक विज्ञान विषय में अंतः विषय है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी अध्ययन का एक अंतर विषय है जिसमें सामाजिक विज्ञान के अन्य जैसे इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, दर्शन, भूगोल आदि ये सब जुड़े हैं। आईआर में राज्य एक प्राथमिक अभिनेता होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में राज्य एकमात्र और एकात्मक अभिनेता, लाइक दे आर द मेन फीचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, स्टेट जो होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य सदैव एक प्रमुख खिलाड़ी रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख प्रेरक शक्ति के रूप में राज्य के व्यवहार का अध्ययन राजनीतिक संबंधों में भी किया जाता है। ठीक है, पहले इंडिया में भी इतना उतना कुछ कोई खर्च नहीं होता था इंटरनेशनल रिलेशन पे पैसा वैसा। अब धीरे धीरे बहुत उसकी एक जो इंडिपेंडेंट जो स्टडी है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। राष्ट्रहित और शक्ति आईआर का मूल है। National interest and power are the core of IR. Why? The protection of national interest is the main goal of the state. With this goal in mind, the state engages with relations with the other state, and the national power of the state will be justified its national interest. अब देखो, ध्यान दो, यहाँ पे इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने यूके में जब 2+2 डायलॉग चल रहा था आपका इंडिया का, तो एस जयशंकर से पूछा गया कि आप रशिया से क्रूड ऑयल क्यों खरीद रहे हैं, बल्कि रशिया तो यूक्रेन पे बहुत हमला कर रहा है, वहां पे सेना, यूक्रेन में जो रशिया की सेना है वो जाके बहुत ज्यादा दहशत फैला रही है या बहुत गलत चीजें कर रही है। सो ही टोटली सेड दैट कि अगर सस्ते दामों में क्रूड ऑयल मिल रहा है तो हम क्यों नहीं लेंगे किसी कंट्री से। एंड दूसरी चीज, वी आर ऑल्सो हेल्पिंग यूक्रेन इन, हमारे जो मेडिकल शिपमेंट्स है या जो हमारे कैंप्स है, हमारे डॉक्टर्स वहां पे जा रहे हैं और जो हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं वो कर रहे हैं। सो वी आर फोकसिंग ऑन जस्ट आवर नेशनल इंटरेस्ट।
तो जो हमारे लिए ज़रूरी है, अगर हमें अपने देश के लिए सस्ता ऑयल मिल रहा है तो हम क्यों नहीं लेंगे? Thus, it is seen that the issue of national interest and the role of national power is fulfilling those interests are considered as the core of IR. ठीक है कि हाँ हमारे लिए जरूरी है तो वही हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध को आगे बढ़ाते हैं. Then struggle for power. According to Margenthew, international politics is the struggle of for power. I have already said that the power is the means of national interest. So power politics is the key theme of the IR. अगर आपका नेशनल इंटरेस्ट स्टैब्लिश हो रहा है तो जाहिर सी बात है आपके पास पावर रहेगा. अगर पावर है तभी तो आप किसी को मैनिपुलेट वगैरह भी कर पा रहे हो. तो इट इज प्लेज अ मेजर रोल. कंटिन्यूअस इंटरेक्शन अमॉन्ग नेशनल इंटरेस्ट नेशन स्टेट्स. एक जितना भी एक जो स्टेट्स होती हैं उनके बीच क्या होता है एक तरीके का कंटिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन द नेशन स्टेट. ठीक है. वर्तमान विश्व में कोई भी राज्य आत्मनिर्भर बिल्कुल भी नहीं है. हर राज्य एक दूसरे पर क्या है पूरी तरीके से निर्भर है. इसलिए अंतर संबंध की आवश्यकता है और यह विभिन्न राज्यों के बीच परस्पर क्रिया के कारण ही संभव हो पाए. हर कोई किसी न किसी देश पे डिपेंडेंट है, चाहे वो एक्सपोर्ट को लेके, इंपोर्ट को लेके, कोई राइस को लेके, कोई चावल को लेके या कोई किसी चीज को लेके कहीं ना कहीं से है. अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभिन्न राज्यों की विदेश नीतियों और वे एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं दे टॉक्स अबाउट दैट ऑल्सो. वो उस पर भी पूरे तरीके से बात करते हैं. सिद्धांत निर्माण के लिए विश्लेषणात्मक और अनुभवजन्य अध्ययन बहुत जरूरी है. एनालिटिकल एंड एम्पिरिकल स्टडी फॉर थ्योरी बिल्डिंग. हम अगर किसी देश के क्या चल रहा है, क्या चीजें कैसे चल रही है, अगर उसको नहीं समझ रहे तो कैसे काम करेंगे. तो इंटरनेशनल रिलेशन यूजेस एनालिटिकल एम्पिरिकल मेथड एज वेल एज द थ्योरी बिल्डिंग. देयर आर सेवरल theories in IR. For example, idealism, neoliberalism is the result of the analytical studies. उसमें कॉवर्ब मॉडल देखिए आप, रियलिज्म को देखिए, न्यू रियलिज्म आर द रिजल्ट ऑफ एम्पिरिकल स्टडी. अनुभवजन्य जो अध्ययन है उसका वो परिणाम है, कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, क्या चीजें हुआ. देन नेक्स्ट हम देखते हैं स्कोप ऑफ IR. कितना बड़ा अंतरराष्ट्रीय रिलेशन का दायरा है. मतलब स्कोप ऑफ IR में कई बार मतलब क्षेत्र कितना, कौन कौन से क्षेत्र को ये कवर करता है उसको हम देखेंगे. तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का साधन है. पिछले 70 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हुए लगभग अकल्पनीय परिवर्तनों ने अंतर्राज्य संबंधों में भारी बदलाव किया है. यह विशिष्ट पाठ्यक्रम के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों ने 1930 के दशक से अंतर्राष्ट्रीय समाज में उस प्रवृत्ति का अनुसरण किया है. इस कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंध के दायरों पर कोई भी स्थायी रेखा हम नहीं खींच सकते कि भाई ये कहाँ तक इसको हम स्टैब्लिश कर सकते हैं. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति चर्चा में आपको यह अंदाजा पहले ही हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का दायरा क्या है. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का दायरा क्या क्या होता है, चलिए उसको देखते हैं. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों के व्यवहार का अंतर, कैसे कैसे कोई राज्य जो है वो व्यवहार कर रहा है. पहला ये, जिस प्रकार जब कोई राष्ट्र अपने समग्र विकास के लिए अच्छे संबंध बनाता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विषय बन जाता है. ठीक उसी प्रकार जब हितों का टकराव होता है और आपस में कोई गड़बड़ी पैदा हो जाती है, जैसे अभी आपका यूक्रेन में देखिए, और यूक्रेन एंड आप रशिया के बीच में जो संबंध चल रहा है, भाई उसका भी तो हमें अध्ययन करना है, सिर्फ कॉपरेशन की बात नहीं करनी है. इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सहयोग और संघर्ष दोनों शामिल हैं. अंतर्राष्ट्रीय संगठन संबंध बनाने और संकट से निपटने का भी मामला है. सिर्फ संबंध बनाने से नहीं होगा, अगर संबंध में कड़वाहट आ रही है तो उसको कैसे सही करना है. दूसरा देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गैर राज्य अभिनेताओं की भूमिका. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सामग्री केवल राज्य और उसकी औपचारिक संस्था की गतिविधियों के इर्द गिर्द नहीं घूमती है. राज्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक पात्र सक्रिय अभिनेता नहीं होते. ऐसे कई गैर राज्य तत्व होते हैं. वो कौन कौन से हैं जिनकी गतिविधियों से हमारा जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो प्रभावित होता है. पहला देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है. अब बैंगलोर में देखिए, बैंगलोर में वर्क फ्रॉम होम बहुत जगहों पे चल रहा है. क्यों चल रहा है? बिकॉज कई लोग बहुत सारी कंपनियों में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में काम करते हैं, उनका काम घर से होता है या तो रात को होता है. यूरोपीय आर्थिक समुदाय, पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद, नाटो, सीटो, वार्सा संधि, आसियान, अमेरिकी राज्यों का संगठन, विभिन्न आतंकवादी संगठन, धार्मिक
धार्मिक जो संगठन है, ये सभी आपके गैर राज्य तत्वों का, जैसे टेररिज्म हो गया, ये सभी क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। तो क्या आप लोग पूछते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं? स्टेट एक बहुत बड़ा एक्टर है हमारा इंटरनेशनल रिलेशन का। नॉन स्टेट स्टेट एक्टर्स क्या होंगे? जो स्टेट से कोई संबंध नहीं है उनका, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं से इफेक्ट कर रहे हैं। जैसे आजकल क्या कहा जाता है कि जितने भी आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं ना कहीं से हम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, युद्ध और शांति का प्रश्न। आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध मानव जाति को युद्ध से बचाने के संकल्प की चर्चा से मुक्त नहीं है। अतीत में यथार्थवादी होता जा रहा है। संयुक्त राज्य की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा को निश्चित करना है। शांति और सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए बड़ी और क्षेत्रीय शक्तियां जो होती है अक्सर विचारों का आदान प्रदान करती है। सांस्कृतिक और अन्य क्षेत्रों में विभिन्न आदान प्रदान और वैश्वीकरण प्रक्रिया के कल्याण के लिए सभी प्रकार के संपर्क जो होते हैं वो धीरे धीरे अब बढ़ रहे हैं। यह सब अंतरराष्ट्रीय संबंधों का विषय जो है वो धीरे धीरे बन रहा है। क्वेश्चन ऑफ वॉर एंड पीस। तो ये जो वॉर एंड पीस का जो क्वेश्चन है उसको कैसे रोका जाएगा जब हमारे पास एक जगह रहेगी? तो इंटरनेशनल रिलेशन are not free from discussion of determination to save mankind from war. What was utopic is the past becoming more and more realistic today. यानी जो हमारा एक जो वर्ल्ड वॉर कहा जा रहा था कि नहीं होगा, वो भी लग रहा है कि फिर से होने की वो कगार जो है वो अब शुरू हो रही है, जिसमें कि जो यूनाइटेड नेशंस है उसका एक मेन पर्पस क्या है कि पीस एंड सिक्योरिटी को स्टैब्लिश करना। लार्ज एंड रीजनल पावर्स जो है वो भी कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो रहे हैं ताकि हम इन सभी चीजों पे बात कर सके। ठीक है, क्योंकि भाई वॉर से किसका भला हो रहा है? किसी का भला हो नहीं रहा है। देन विदेश नीति का अध्ययन करना। ठीक है, तो बच्चा अगर हम देखें कि स्टडी ऑफ फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति का अध्ययन की अगर बात करें तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है विदेश नीति। हर देश की अलग अलग है। अतीत में राजा या प्रधानमंत्री या कुछ विशेष व्यक्ति विदेश नीति के निर्धारण में सक्रिय भूमिका निभाते थे। आज विदेश नीति के निर्माण में न केवल राजनेता बल्कि विधायिका, कई नागरिक भी शामिल होते हैं। विदेश नीति में मामलों की स्थिति या विचारधारा और संबंधों शासनों के वैचारिक मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से जो हैं वो हो चुके हैं। देन राष्ट्र राज्यों का अध्ययन, स्टडी ऑफ नेशन स्टेट। विभिन्न राज्यों की जातीय संरचना, भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, धर्म या विचारधाराएं बिल्कुल सिमिलर नहीं है। इन सभी जितने बहुत डिफरेंट काइंड्स के जो स्टेट्स हैं जो अलग अलग है, उनके चीजों को समझना, कैसे वहां के लोग हैं, क्या उनकी जरूरतें हैं, कैसे चल रहा है सब कुछ, वो सभी चीजों पे हमें काम करने की बात जो है वो की जाती है। तो जैसा कि मैं आप लोग को बता रही हूँ कि फोटो में भी आप देख के समझ सकते हैं कि इतने सारे डिफरेंट नेशंस हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन में 193 स्टेट्स जो है वो जुड़े हुए हैं। अब सोचिए 193 स्टेट्स का, अभी तो अगर ऐसे देखें तो वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे देश हैं या स्टेट है जो कि अभी भी जुड़े ही नहीं है आपके वहां से। तो कैसे उन लोगों की क्या जरूरतें हैं, क्या उनकी जो सामाजिक जरूरतें होती हैं, किस तरीके से वो भिन्न है, क्या मतभेद क्रिएट कर रहे हैं जो बड़े नेशंस हैं छोटे नेशंस के लिए। तो वो सभी चीजें देखनी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज international organization. Right now, international organization is playing a literally major role in the whole world. ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भूमिका कम महत्वपूर्ण नहीं है। विभिन्न देशों के लोग यूएसए कांग्रेस ऑफ कॉमन्स, कांग्रेस ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, यूएसए फेडरेशन ऑफ लेबर, फ्रेंच लेबर ऑर्गेनाइजेशन और वुमेन इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक फेडरेशन एंगेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं बिकॉज दे आर हेल्पिंग देम। बहुत सारी चीज यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, यूएन के भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कहीं ना कहीं से हेल्प करते हैं बाकी लोगों को। ठीक है, वैश्विक पर्यावरण एक मेजर इशू है। Issues of the environment are one of the key matters of the international relations now. During the 1970s, the environmental policies only focused on the क्वेश्चन ऑफ रिसोर्सेज कि किस तरीके से जो संसाधन है उनका वितरण होना चाहिए, किस तरीके से संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। बट फॉर 1990s
The environmental politics focused on the issue of climate change brought about through global warming. To overcome this issue, the UN Framework Convention on Climate Change UNFCCC, Kyoto Protocol in 1997, the Paris Agreement on the Climate Change एक्सेट्रा, ये सभी चीजें जो है वो बनाई गई है कि भैया ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ओजोन लेयर जो हमारी अभी फट गई थी उसको फिर से पुनर्निर्मित करने के लिए फिर से कुछ चीजें की गई। नॉर्थ साउथ डायलॉग जो चल रहा है उस पे देखो, नॉर्थ साउथ का जो डिबेट चल रहा है वो बहुत मेजर डिबेट है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो आप लोग। ये अगर इसके बारे में पढ़ना है तो ORF की साइट होती है, वहां से पढ़ लो, बहुत जरूरी रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लोगों की भूमिका क्या होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जनता जनमत का महत्व भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है थ्रू सोशल मीडिया। अगर ब्लैक लाइव्स पे कुछ अटैक हो रहा है तो उसकी बात यहाँ पे इंडिया में भी की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर साम्राज्यवाद के अंत के विभिन्न देशों के लोगों के आंदोलन और विरोध को प्रेरित किया गया है। अमेरिकी वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी, विभिन्न समाजों के लोगों ने वियतनाम युद्ध के विरोध में प्रदर्शन किया है। तो लोग अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार है, ये भी आपको क्या करना है अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में, इसका क्षेत्र है। देन रोल ऑफ थर्ड वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं, हाल की विश्व राजनीति में तीसरे उद्भव ने गुणात्मक परिवर्तन लाया है। बिकॉज ये ऐसी कंट्रीज है जो कि जिन्होंने की लंबे टाइम पीरियड से क्या किया, इन्होंने स्ट्रगल किया है। ठीक है, दुनिया में ज्यादातर लोग तीसरी पीढ़ी के ही हैं, यानी दे आर फ्रॉम थर्ड जनरेशन। 1986 में 8वें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में 101 देशों ने भाग लिया। नई अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों के निर्माण, पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव को कम करने, निशस्त्रीकरण, औपनिवेशीकरण, शासन को समाप्त करने आदि में गुटनिरपेक्ष देशों की भूमिका जो है बहुत बड़ी है। बिकॉज दे ओनली फोकस ऑन पीस एंड कॉपरेशन। भाई कोई पागल है कि एक इतने बड़े गुलामी के प्रकोप से निकला है 300-400 साल के बाद। ठीक है, ऑफिशियली 300 साल कहते हैं, अनऑफिशियली 400-500 साल के बाद। तो कुछ ना कुछ तो भाई एक जो दिमाग में एक जो इंडिपेंडेंस की जो एक टेस्ट मिला है उन लोगों को, स्वाद मिला, उसको जाने कोई थोड़ी देगा। इसीलिए विश्व राजनीति में तीसरी दुनिया की भूमिका भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में चर्चा का प्रासंगिक बिंदु है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का दायरा व्यापक होता जा रहा है क्योंकि इसमें गतिशील प्रकृति के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है। वे सभी घरेलू नीतियां जो अन्य देशों को प्रभावित करती हैं या प्रभावित करने की संभावना रखती हैं, अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत भी आती है और वर्तमान पे उनमें हम लोग क्या करते हैं, चर्चा जो होती है वो भी करते हैं। एंड नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस? क्या है भाई, क्यों जरूरी है स्टडी करना, व्हाई? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हर देश में सामाजिक विज्ञान का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का महत्व न केवल राजनीतिक विज्ञान पाठ्यक्रम में शामिल है, बल्कि यह एक देश को भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ा रहा है, बट ऑल्सो एज ए सेपरेट एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में भी ये बहुत बड़ा है। लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है क्या चल रहा है इंटरनेशनल वर्ल्ड में, विश्व में क्या चल रहा है। ठीक है, किस तरीके से आपका जो पिज्जा बर्गर इन सब की जो चीजें हैं वो कैसे एक सांस्कृतिक दबाव बना रही है हम लोगों पे मेंटली, एंड आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब, इन सब का क्या रोल बढ़ रहा है हमारी लाइफ में। अपनी आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रत्येक राज्य को स्वेच्छा से अन्य राज्यों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौते में प्रवेश करना पड़ता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के स्थान पर परस्पर निर्भरता और सहयोग का वातावरण जो विकसित हुआ है वो कहीं ना कहीं से सही है। अब देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन के स्टडी के थ्रू हमें ये तो मानना पड़ेगा कि भैया जो इतना ज्यादा युद्ध है, युद्ध में जो तो बहुत बड़े लेवल पे कमी आई है, थोड़ी बहुत टकराहट होती है, बट वो वैचारिक टकराहट ही होती है और उसमें कहीं ना कहीं से किसी की हानि तो नहीं होती। पर एक नया मुद्दा है टेररिज्म, तो वो उसको देख सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध पाठ की उपयोगिता के बारे में फिलहाल कोई संदेह नहीं है। मोटे तौर पर रचनात्मक दृष्टि से हम इस बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे काम करेंगे, किन मुद्दों को खत्म करने या स्वीकार करने और विचार करने की आवश्यकता है, और विभिन्न राज्यों के बीच मित्रता कैसे स्थापित की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध लोगों को युद्ध, शांति, आपसी सुरक्षा, निशस्त्रीकरण, अंतर्राष्ट्रीय कानून, व्यापार, अंतरराज्य विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन जैसे मुद्दों से अवगत करा रहे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास ने
प्रत्येक देश को अपनी विदेश नीति तैयार करने, लागू करने का एक जो अनुभव होता है वो उन लोगों ने दिया है। इसे पढ़ने से क्या होगा? पढ़ने से कहीं न कहीं हमें एक जो समुदाय को कैसे एक साथ लेके चलना है और किस तरीके से चीज़ें बेटर करनी है उस पे बात करें। तो अगर निष्कर्ष की बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अर्थ, प्रकृति और दायरे पे उपरोक्त चर्चा से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अर्थ, प्रकृति, दायरे पर प्राचीन साम्राज्यों के अतीत या समय से लेकर आधुनिक काल तक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में जो प्रणालियाँ आई है, वैश्वीकरण जो आया है, सोवियत जो विलुप्त हुआ है, प्रसिद्ध शीत युद्ध और तीसरी विश्व प्रणाली किस तरीके से एक जो चेंज ला रही है उसको हम लोग देखते हैं। जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंध लोगों को अंतर्राष्ट्रीय समाज की संभावना के प्रति प्रेरित किया है, उसी प्रकार इसने विभिन्न राष्ट्रों के बीच फूट की प्रकृति भी प्रस्तुत की है। They are also talking about like ये नहीं कि सिर्फ एक तरीके से टेंशन का ही माहौल है, सिर्फ बहुत ये तो सहयोग के साथ-साथ कैसे 2 देश लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम्पल ले लो, चाइना ले लो। चाइना भी ले सकते हो, जापान ले सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण केवल भावुकता से नहीं किया जा सकता। विभिन्न देशों में सामाजिक आर्थिक संरचना में अंतर उनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीति को प्रभावित करने के लिए बाध्य होता है। अब देखो यहाँ पे जय है, तो जय क्या है? जय एक मिलिट्री ट्रेनिंग जो एक दी गई है आपका जापान, अमेरिका और इंडिया के बीच में। तो ये दोनों देश अब एकजुट हो रहे हैं, किसके लिए? इससे कहीं न कहीं रशिया को भी लग रहा है कि अरे अब इंडिया तो अमेरिका की तरफ जा रहा है, बट इससे चाइना बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। क्योंकि फिर आपका जो मोतियों की माला का जो एक कॉन्सेप्ट है इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, जो कि चाइना और इंडिया के बीच एक बहुत बड़ा टेंशन का विषय था, जिसको कि इंडिया ने फिर से आसियान के साथ अपने संबंधों को बेटर बना के सही किया। तो ये सभी चीज़ें कहीं न कहीं से इंटरनेशनल रिलेशन में छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसको समझने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। अच्छा, इस देश ने ऐसे किया, इस चीज़ से ऐसे किया। सो इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ईज़ी सब्जेक्ट है। थोड़ी-थोड़ी चीज़ें समझ जाइए, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ-साथ यहाँ से हमारा व्हाट इज़ इंटरनेशनल रिलेशन समाप्त होता है। आगे की वीडियोज़ हमारे लिबरलिज़्म और आपका रियलिज़्म पे होगा, तो उसके लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम लोगों ने एमसीक्यू प्रैक्टिस आपका डब्ल्यूपीटी का, पॉलिटिकल थ्योरी का, आईजीपी का मैंने आप लोगों के लिए, क्योंकि आईजीपी से आपके 2021 क्वेश्चन आते हैं, उसका हम लोगों ने एक पूरा का पूरा आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दिया है, तो उसको देखना मत भूलिएगा। ठीक है? बाकी इंडियन फॉरेन पॉलिसी वाला वीडियो मैं इसमें अटैच कर दूँगी, तो उसको देख लीजिएगा भैया आप लोग। और नोट डाउन कर लीजिएगा कौन-कौन सी आपका, क्योंकि सवाल इस बार आ रहा है कि कौन-कौन से मिलिट्री जो एक तरीके से ट्रेनिंग इन 2 देशों के बीच में हुई है, कितने देशों के बीच में हुई है, किस-किस देशों के बीच में जो एक अ, स्ट्रैटेजिक जो पार्टनरशिप होती है वो कैसे हुई है, क्या रीज़न है, या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आईआर से आते हैं, तो वो सभी थोड़ा देखने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है? वेट मत करो, पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि दिसंबर चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च में आपका पेपर होने वाला है, ठीक है? 15 मिनट वैसे भी आपके कम कर दिए गए हैं। तो पढ़िए आप लोग। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।